हेलो गाइस, वेलकम टू शाइन एकेडमी। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी छोटा है और ये एक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो। भरोसे की दिक्कत है, कह तो दिया मैंने 2 लाइनें लिख कर, पर जब कोई गुजरे बुरे हाल से तो उससे पूछे कैसे भाई बचती है इज्जत, ये दुनिया लूट। और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि बीओपी का क्या स्ट्रक्चर होते हैं, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और फिर हम लोग जानेंगे कि बीओपी और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद में एक आखिरी छोटा सा टॉपिक आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है एकोमोडेटिंग आइटम और ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात आती है इसकी मीनिंग की कि आखिर बीओपी क्या है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक ऐसा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जहाँ पे सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दो कंट्रीज के बीच में होते हैं, जैसे इंडिया और यूएसए। तो वो जितने भी हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो ट्रांजैक्शंस है, जहाँ पे हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, वो जो बुक होती है उसे हम लोग बीओपी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर आता है टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो देखो, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे 4 होते हैं। एक होता है हमारा विजिबल आइटम, दूसरा होता है हमारा इनविजिबल आइटम, तीसरा होता है हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर, और चौथा आखिरी में आता है हमारा कैपिटल ट्रांसफर। तो देखो, विजिबल आइटम्स हमारे वो आइटम्स होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ आइटम्स, जो विजिबल आइटम्स होते हैं, जैसे गुड्स हो गए, हमारे मशीनरी हो गई, तो हम लोग या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमारा आ जाता है विजिबल आइटम्स के। मेनली हम लोग बोल सकते हैं जिसे हम लोग देख और छू सकते हैं, वो हमारे विजिबल आइटम्स हो गए। फिर उसके बाद में आता है इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम्स हमारे वो होती हैं, जैसे हम लोग किसी सर्विसेज होती हैं, जैसे हम लोग, हमारे मानो यूएसए का जो डॉक्टर है, हमारे डॉक्टर को गाइड कर रहा है किस पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, तो उस सर्विस का वो जो चार्ज लेगा वो हमारा इनविजिबल आइटम में आ जाता है। फिर उसके बाद में आ जाता है कि हमारा तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। तो देखो, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र वो वन साइडेड ट्रांसफ़र भी इन्हें कहते हैं, जो कि काफ़ी पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में होते हैं। तो मानो कोई, अगर आप यूएसए में और आपके पेरेंट्स आपको रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, मतलब कि आपको पैसा यहाँ से भेज रहे हैं, तो उसका कोई, आपने उनको कोई सर्विस नहीं दी, लेकिन ये वन साइडेड ट्रांजैक्शन है, आपके पास पैसा आया। और इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि आपके कोई रिलेटिव है, वहाँ से अगर यहाँ पे गिफ्ट उन्होंने आपको सेंड किया, तो ये भी यूनिलेटरल ट्रांसफ़र में रिकॉर्ड होगा। फिर उसके बाद में आ जाता है कैपिटल ट्रांसफ़र। कैपिटल ट्रांसफ़र जो होता है वो हमारा हमेशा एसेट या बोरोइंग से रिलेटेड होता है। तो कैपिटल ट्रांसफ़र या तो हमारे बोरोइंग्स बढ़ाएगा या तो हमारे एसेट्स कम करेगा। तो केवल बस इतना ही होता है इसमें, मतलब लैंडिंग, लोन। अगर कितनी बार आपने देखा होगा कि कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को लोन देती है, जैसे चाइना है, चाइना ने श्रीलंका को आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोन दे रखा है, जिसके वजह से उन्होंने उनका एक जो एयरपोर्ट है वो कैप्चर कर रखा है। तो ये हमारे होगा कैपिटल ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि बीओपी का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो देखो, बीओपी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा सेम एज ट्रायल बैलेंस जैसा है। तो इसमें 2 साइड होती है, एक होती है क्रेडिट और एक होती है डेबिट। तो हम लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा था कि जो जितनी भी इनकम होती है, हमारी इनकम जो होती है क्रेडिट साइड में, ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो जितनी भी इनकम्स होती है क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है, और जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे रिकॉर्ड होते हैं डेबिट साइड में। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास, अगर मतलब मानो इंडिया में अगर पैसा आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो वो रिकॉर्ड होगा हमेशा क्रेडिट साइड में। और अगर हमारा पैसा जा रहा है, मतलब रुपीज़ में अगर हम लोग किसी को पे कर रहे हैं, तो वो हमारा रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड में। ठीक है। तो अब ये जो बीओपी होता है वो सेम एज होता है ट्रायल बैलेंस के तरीके। ठीक है। तो देखो, ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, या तो वो बैलेंस होगी, या तो वो डेफिसिट होगी, या तो वो होगी सरप्लस। तो देखो, एक एक करके समझते हैं। तो देखो, एक होता है कि ट्रायल बैलेंस जब बैलेंस होगी, तो मतलब जब डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होगी। ठीक है। और मानो जब डेफिसिट कब होगी, जब हमने पेमेंट ज़्यादा कर रखा है और हमारी इनकम कम है, तो वो हमारा हो गया डेफिसिट। ठीक है। और फिर बात आती है कि सरप्लस। सरप्लस इसका उल्टा हो जाएगा, जब हम लोगों ने इंपोर्ट ज़्यादा किया है तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आया, और हम लोगों ने जब पेमेंट किया तो हम लोगों ने अगर उससे कंपेयर करें तो काफ़ी कम किया,
तो वो हमारा सरप्लस हो गया। तो इसी के साथ में ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है। फिर आता है इसके कंपोनेंट्स, जो कि सबसे मेन पार्ट है। तो देखो बीओपी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। पहला कंपोनेंट होता है उसका करंट अकाउंट, फिर दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, तो देखो करंट अकाउंट जो होता है उसके अंदर आते हैं हमारे तीन, ठीक है। करंट अकाउंट पहले जान लो क्या होता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो कि विजिबल हो, जिन्हें मतलब हमारे जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये और होते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। बस ये दो जो इस तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। करंट अकाउंट के भी कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो समझ लेते हैं। तो देखो करंट अकाउंट के अंदर आता है पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी कंट्री को गुड्स, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा उनका फॉरेन एक्सचेंज, वो रिकॉर्ड होगा कहाँ, क्रेडिट साइड में, एकदम सही। उसी तरीके से अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं किसी से, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल सही, डेबिट साइड में। और इसी तरीके से दूसरा उसका कंपोनेंट होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो देखो सर्विसेज आपको पता है, अभी मैंने बता दी। तो देखो एक्सपोर्ट अगर हम लोग किसी को कर रहे हैं, मतलब हमारे डॉक्टर अगर किसी और देश के डॉक्टर को अगर राय दे रहा है, अपनी अब सलाह दे रहा है, तो उसकी वो फीस चार्ज करेगा। तो उसकी जो फीस चार्ज होगी वो हमारे कहाँ रिकॉर्ड होगी, वो हमारी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी। और उसी तरीके से अगर हम लोग किसी कोर्स का एडवाइस लेते हैं हम लोग अगर फॉरेन से, तो हम लोग उसको फीस पे करेंगे, उस चार्ज, मतलब वो चार्ज तो लेगा ना, कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं। तो हम लोग उसको जो पैसा देंगे वो हमारे तरफ से तो गया ना, तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद आता है कि यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र देखो अभी बताया कि वन साइडेड होता है। अगर वहाँ से अगर आपका रिलेटिव कोई है अब्रॉड में, वो अगर आपको पैसा भेज रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। और अगर आप उसको भेज रहे हो कोई पैसा या तो कोई गिफ्ट भेज रहे हो, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में, एकदम खत्म। फिर उसके बाद में आता है कैपिटल अकाउंट। तो देखो कैपिटल अकाउंट कभी भी आए ना, तो दो चीज़ें लेके चलो, एसेट और लायबिलिटी, ये इन दोनों को करेगा। मतलब इफेक्ट जो होगा या तो एसेट पे होगा या तो लायबिलिटी पे होगा। तो देखो इसके आते हैं तीन कंपोनेंट। पहला होता है बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। और फिर तीसरा आ जाता है हमारा फॉर चेंज इन फॉरेन रिजर्व। ठीक है, तो एक एक करके इसको समझते हैं। तो देखो पहला आता है हमारा बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो देखो बोरोइंग का तो मतलब आराम से पता है, लेंडिंग का जिसको नहीं पता, लेंडिंग मतलब जब हम लोग किसी को लोन देते हैं तो उसका मतलब होता है लेंडिंग। ठीक है, अगर बोरोइंग हम लोग क्या करेंगे, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, तो अगर हम लोग बोरो किसी से कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है ना पैसा, चाहे हमारी तो लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही वो बात अलग है, लेकिन हमारे पास पैसा आ रहा है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, हमारे क्रेडिट साइड में। उसी तरीके से अगर हम लोग लेंडिंग, अगर हम लोगों ने किसी और देश को पैसा दिया है लोन पे, तो हमारे पास से क्या हो रहा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, हमारा डेबिट साइड में। उसी तरीके से अगर हम लोग किसी लोन को रिपेमेंट कर रहे हैं, मानो हम लोगों ने किसी वर्ल्ड बैंक से अच्छा खासा लोन ले रखा है, ठीक है, अब इंडिया उसकी क्या करता है, रिपेमेंट करता है, तो वो भी कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। चलो ये भी हो गया। फिर उसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट। तो देखो इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है। पहले समझ लो इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड क्या है। तो देखो अगर इन्वेस्टमेंट, मानो एप्पल अगर हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करता है, अपना पूरा एक प्लांट बिछाता है, तो उसके लिए वो काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा होगा हमारे यहाँ क्या होगा, क्रेडिट होगा हमारे पास। वो तो अपना डॉलर लेके आ रहा है ना यहाँ पे, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ता जाएगा, और वो जो हमारा रिकॉर्ड होगा वो हमारा होगा क्रेडिट साइड में। फिर उसके बाद में आता है, मानो अगर रिलायंस है, रिलायंस यूएसए या किसी भी कीनिया में हम लोग वो इन्वेस्ट करती है, तो क्या होगा, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, हमारी जो कंपनी अगर बाहर पैसा भेज रही है, तो ये क्या हुआ, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज वो कम हुआ ना, क्योंकि देखो रिलायंस के पास भी जो भी आज के टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज है वो भी तो हमारा इंडिया का ही पार्ट है। क्यों, क्योंकि इंडिया की टेरिटरी के अंदर है वो। तो जब वो इन्वेस्टमेंट बाहर करेगी तो हमारे पास से तो जा रहा है ना, तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। फिर इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट होते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट होते हैं, इसको ध्यान से समझना। पहला पार्ट होता है FDI,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है पोर्टफोलियो। तो देखो शेयर मार्केट में जिनको इंटरेस्ट है तो उनको पोर्टफोलियो का मतलब पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, देखो पोर्टफोलियो वो होता है जब आप किसी कंपनी में डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हो। जैसे मानो आपने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, तो आपके पास उसकी ओनरशिप आ गई, मतलब आपने मानो उसके 20 शेयर्स खरीदे, तो 20 शेयर्स की ओनरशिप मतलब 20 शेयर्स तक की आपकी ओनरशिप है रिलायंस में, तो आप बोल सकते हो हाँ हम भी रिलायंस के मालिक है। तो लेकिन कितने, 20 शेयर्स के। तो जो पोर्टफोलियो होती है वो हमारी जो ओनर होता है उसको, मतलब आप ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने मानो 20 शेयर्स खरीद लिए तो कल मुकेश अंबानी को जाके बोल दोगे कि ये जियो को बंद करो या इसको ऐसे करो, आप उसको नहीं बोल सकते। तो आपको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं देता। अगर एफडीआई, अब देखो एफडीआई क्या होता है, अगर इसी के मतलब उल्टा होता है एफडीआई होता है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब मानो आप उसी एप्पल का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि एप्पल हमारा यहाँ प्लांट बेंगलोर में जैसे उन लोगों ने सेटअप किया है, तो क्या उनके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, उन लोगों ने पूरी एक लैंड खरीदी, वहाँ पे पूरा अपना एक प्लांट बनाया, तो वहाँ उस ज़मीन के साथ में उनको क्या करना है और कैसे करना है और कैसे प्रोडक्शन करना है, ये पूरा एप्पल के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये हो गई उसकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद में आता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है वो हमारी आरबीआई मेंटेन करती है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज हमारा बाहर से आता है या तो हम लोग मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो जितना भी हमारा जो पैसे के लेन देन है वो हमारे करती है आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई क्या करती है अपने पास में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग के मतलब अभी देखते हैं जैसे इस टाइम पे क्राइसिस है, तो हम लोग क्या करते हैं अपना पैसा वहाँ से निकाल लेते हैं कि अभी हम लोग को ज़रूरत है। उसी तरीके से आरबीआई क्या करती है, जब देखती है कि हाँ अभी इस टाइम पे हमारी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की काफ़ी ज़रूरत है, तो वो हम लोग क्या करते हैं वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं। अगर वहाँ से अगर हम लोग विड्रॉ करते हैं तो क्या हमारे हाथ में पैसा आया, हमारे हाथ में पैसा आया, कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। और उसी तरीके से जब हमारे पास में मानो सरप्लस मनी है, ठीक है, हम लोग को देख रहे हैं यार अभी इतना नहीं चाहिए, तो हम लोग को क्या करते हैं बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग वहीं उस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हम लोग डिपॉजिट कर देते हो पैसा, तो वो हमारा रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड में। तो इसी के साथ में हम लोगों ने अभी तक देखो क्या क्या कवर कर लिया। हम लोगों ने पहले बीओपी की मीनिंग समझी है, ठीक है। बीओपी एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ जो कि सिस्टमेटिक तरीके से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है बिटवीन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़े कि टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन 4 तरीके के होते हैं। पहला कौन कौन सा, मेरे साथ बोलना, पहला विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, तीसरा हाँ यूनिलेटरल ट्रांसफर, चौथा है हमारा कैपिटल रिजर्व, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा उसके स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं। उसके स्ट्रक्चर में वो ट्रायल बैलेंस के तरीके होता है, जो कि वो कभी बैलेंस भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़े कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट में हम लोगों ने 2 कंपोनेंट पढ़े, पहला करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में कितने अकाउंट होते हैं अंदर, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, और तीसरा आता है हमारा यूनिट ट्रांसफर, बहुत सही। फिर हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं 3 अकाउंट, तो उसके अंदर आता है हमारा बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, फिर आता है हमारा इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, फिर उसके बाद में आता है हमारा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। तो ये 4 हम लोग के हो गए। उसके बाद में बारी आ जाती है बीओपी और बीओटी के डिफरेंस की। तो देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड पहले समझ लो क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो हमारा विजिबल आइटम्स में देखा जाता है। विजिबल देखो ट्रेड समझ में पहले ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, मतलब कोई कमोडिटी को लेके बात चल रही है, ठीक है। तो जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो केवल हमेशा रिकॉर्ड करता है विजिबल आइटम्स के। जैसे हम लोग मानो राइस हो गया, कितनी चीज़ें हैं जो हम लोग मतलब एक तरीके से देखो विजिबल आइटम्स वो होते हैं जिन्हें हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो उन सब का अगर ट्रांजैक्शन होता है हमारी कंट्री और किसी और के बीच में, तो वो जो रिकॉर्ड है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में होगा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें बताता है किसका डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। चलो इसको एक सम्स के तरीके से देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो मानो बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना है हम लोग को, क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, मतलब मानो 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा
कि बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालो और उसके डिफरेंस बताओ। तो देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना है तो पहले देखो एक्सपोर्ट ऑफ हम लोग एक्सपोर्ट दिया रहेगा कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट कितना रखा है विजिबल आइटम्स का। तो एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। मानो अगर हम लोग का एक्सपोर्ट दे रखा है 500, ठीक है, और उसमें दे रखा है इंपोर्ट हमारा है 300 करोड़ का, तो हम लोगों ने किया और 200 करोड़ जो हमारी अमाउंट आई है ना वो हमारी हो जाएगी बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या डिफरेंस होता है। तो देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड हम लोगों ने समझ लिया कि हमारी एक डिफरेंस बिटवीन होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स विजिबल आइटम्स। तो उसके बाद में आता है फिर बीओपी क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक हम लोग की डेफिनेशन थी कि ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जहाँ पे सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, वो होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। फिर आता है जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो हमारे को ओनली विजिबल आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं। और अगर हम लोग बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे विजिबल आइटम रिकॉर्ड करता है, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र और कैपिटल ट्रांसफ़र, ये चारों रिकॉर्ड करता है। फिर उसके बाद में बात आती है जो हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड है। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड होते। अब कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं, अभी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। जो कैपिटल अगर नाम जहाँ पे भी आ जाए वो हमेशा एसेट या लायबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। तो कैपिटल नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वही बोरोइंग एंड लेंडिंग टू अब्रॉड, ये सब हमारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना वो हमारे कैपिटल नेचर के होते हैं, जो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड नहीं करता। और अगर हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करता है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरो कॉन्सेप्ट, मतलब एक छोटा कॉन्सेप्ट है, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा सा पार्ट है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट काफ़ी वाइडर कॉन्सेप्ट है जो, और ये इंक्लूड करता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का। तो देखो ये सब जितना भी है ना, ये सब एक नोट बना के मैंने एक PDF अटैच की है, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। तो उस नोट करने की टेंशन ना लो, वीडियो देख लो, उसके बाद में वो नोट्स लिख लेना। फिर अब हम लोग बात आती है ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग आइटम की, कि इसमें आखिर क्या डिफरेंस होता है। किसी देरी के हम लोग समझ लेते हैं ऑटोनॉमस आइटम और जो हमारा एकोमोडेटिंग आइटम है उसके बारे में। तो देखो ऑटोनॉमस आइटम वो ट्रांजैक्शन, दीज आर दोज ट्रांजैक्शन विच आर डन फॉर ओनली प्रॉफिट मोटिव। तो देखो ये वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि केवल प्रॉफिट मोटिव के लिए किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग लेके चलते हैं कि अगर एप्पल, अभी हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल लिया था जिसमें एप्पल ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, तो ये उसने क्यों किया, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए कि यहाँ पे लेबर सस्ते मिल जाते हैं, स्किल लेवल मिल जाते हैं, तो इसीलिए। तो जो भी ट्रांजैक्शन अगर प्रॉफिट मोटिव से हो वो हमारे होते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और उसके बाद में आता है अकोमोडेटिंग। देखो अकोमोडेटिंग जो ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जो कि हमारे जो कि मतलब वो फंड्स होते हैं जो कि हमारे BOP में डिसइक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। मानो बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट है, हम लोगों ने पढ़ा था एक स्ट्रक्चर्स में कि बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट भी हो सकता है। मानो हम लोग को पेमेंट ज़्यादा करना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने सिचुएशन पे लेके चलो कि आपको किसी को पेमेंट करना है और अभी आपके पास में है नहीं, तो आप दो काम करोगे, या तो घर से पैसे मांगोगे, घर से पैसे नहीं मांग पाओगे तो या तो अपने किसी दोस्त से मांगोगे। उसी तरीके से अकोमोडेटिंग आइटम में जो हमारी कंट्री होती है वो दो लोग से केवल पैसे मांग सकती है, या तो बोरोइंग फ्रॉम IMF या वर्ल्ड बैंक। तो देखो या तो ये बाहर से पैसा मांग सकती है जो कि मानो इसके वर्ल्ड बैंक और IMF इसके दोस्त हैं तो ये उससे पैसा मांग सकती है, नहीं तो इसका जो घर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि RBI है, या तो वहाँ से लेगी है, ठीक है। बात पूरी क्लियर है। तो जो हमारे अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं वो केवल BOP के डेफिसिट को हटाने या डिसइक्विलिब्रियम को हटाने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस है इन्हें हम लोग अबव द लाइन भी बोलते हैं। मतलब ये जो ट्रांजैक्शंस है हम लोग इसको अबव द लाइन भी कहते हैं, और ये जो होते हैं अकोमोडेटिंग इसको हम लोग बिलो द लाइन भी कहते हैं। मतलब इनका एक और भी नाम है। तो
इसको हम लोग अबव द लाइन भी कहते हैं और इसको हम लोग बिलो द लाइन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो बैलेंस हमारा जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, ये हमारा करंट अकाउंट में भी रिकॉर्ड होता है और कैपिटल अकाउंट में। अभी हम लोगों ने पहले पढ़े ना करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं दोनों जगह रिकॉर्ड होते हैं। जबकि जो हमारे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं ये केवल हमारे बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम को हटाने के लिए होते हैं, ठीक है। अभी पूरी क्लियर है। अब एक इसको एग्जांपल के साथ से समझ लेते हैं। मानो फोर्ड जो गाड़ी बनाती है, तो उसने इंडिया में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, काफ़ी एक बड़ा प्लांट किया और मैन्युफैक्चर प्लांट सेटअप किया। तो वो कौन सा मोटिव है? वो प्रॉफिट मोटिव के साथ में उसने किया है ना। तो वो जो हमारा रिकॉर्ड होगा वो होगा हमारा ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में। वही बात आती है कि इस टाइम पे मानो जैसा भी श्रीलंका की सिचुएशन हो रखी है, उसे अपने लोन्स चुकाने, लेकिन उसके पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है। वो इस टाइम पे क्या करेगी? या तो अपने पास से जो उसने अपने कैपिटल मतलब जो उसका बैंक है सेंट्रल बैंक, उसमें जो उसने रिजर्व कर रखा है या तो उससे मांगेगी, नहीं तो फिर या तो वो बाकी कंट्री से मांगेगी या तो सबसे बड़ी वर्ल्ड बैंक से मांगेगी जो, ठीक है। तो इसी के साथ में ये दोनों भी हम लोगों ने समझ लिया। तो एक बार पूरे लेक्चर का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा बीओपी की मीनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद बीओपी की मीनिंग उसमें जाके हम लोगों ने देखा कि एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है जो हमें बताती है कि जहाँ पे सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए एक साल के अंदर किसके बीच में, रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा इसके क्या टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन है, कौन कौन से, चलिए साथ में बोलते हैं। पहला है विजिबल आइटम, दूसरा इनविजिबल, तीसरा है यूनिलेटरल, चौथा है कैपिटल ट्रांसफर। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा इसका स्ट्रक्चर, इसके दो साइड्स होते हैं, क्रेडिट भी होती है, डेबिट भी होती है, और ये पूरा ट्रायल बैलेंस जैसा होता है जिसमें ये बैलेंस भी होता है, सरप्लस भी होता है, डेफिसिट भी होता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट इसके दो होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और उसके अंदर आते हैं, करंट अकाउंट के अंदर आते हैं हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर आता है हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। फिर बात करते हैं हम हमारे कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं हमारे तीन फीचर्स। तो उसके अंदर आता है हमारा बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उसके बीओपी और बीओटी के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद में भी हम लोगों ने ख़त्म किया ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स। सो अब इस वीडियो के आखिरी लेक्चर में हम लोग बस पहुँच चुके हैं। तो अब ये आखिरी जो टिप है ये हम आपको देना चाहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो देखो पहले समझ लो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कौन करता है। तो ये हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई करती है। तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन में क्या होता है, वो हमारी खुद की करेंसी खरीदती है और बेचती है। तो मानो अगर आरबीआई हमारी करेंसी खरीद रही है तो वो हमारा रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड में, और अगर वो खुद की ही करेंसी बेच रही है तो देखो हमारा जो पैसा है वो हमारा जा रहा है बाहर, ठीक है। तो हमारा जो पैसा बाहर जा रहा है तो वो जो रिकॉर्ड होगा वो हमारा होगा डेबिट साइड में। तो इसी के साथ अब ये देखो वीडियो आज की ख़त्म होती है। इस पूरे लेक्चर की आपको पीडीएफ फाइल नीचे मिल जाएगी, उसको आप एक बार नोट कर लें, वो मतलब उसको नोट्स बना लेना, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और बाकी के लिए थैंक यू। हमारी मुश्किलों के धागे सुलझते नहीं, हमारे सपनों के बादल क्यों बरसते नहीं, समझदारों में से भी